Vimal presents Cyber War, हर स्क्रीन क्राइम सीन, स्ट्रीमिंग फ्री ऑन वूट। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। महाराष्ट्र, महाविकास आघाड़ी और महाड्रामा वाला वर्ड प्ले आखिर आदमी कितने ही दिन टाल सकता था। मुंबई वाली शिवसेना के विधायक लगातार लीक हो रहे हैं। सब कुछ बड़ा जादुई है। विधायक जी एक दिन यहां दिखते हैं, अगले दिन गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। शिवसेना की गत वो हो गई है कि अब पार्टी दफ्तर पर नक्कालों से सावधान लिखने की नौबत आ गई है, क्योंकि मुंबई में बची शिवसेना का दावा है कि वो असली है और गुवाहाटी वाली शिवसेना का दावा है कि वो असली है, क्योंकि विधायक उसके पाले में है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के महाशक्ति वाले बयान के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि गुवाहाटी वाली शिवसेना किसकी शिवसेना है। बढ़िया राजनीति चल रही है, अपडेट पर अपडेट आ रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा है और जो हो रहा है उसकी बात हम आपको बता देंगे दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध है राष्ट्रपति चुनाव से। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जैसा कि किसी भी चुनाव में होता है, नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन हुआ और एनडीए ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के सारे बड़े मंत्री, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक इस मौके पर इकट्ठा हुए। वादे के मुताबिक बीजू जनता दल के नेता और नवीन कैबिनेट के मंत्री भी आए और साथ में वाईएसआर कांग्रेस के भी। नामांकन के पहले मुर्मू ने संसद परिसर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए थे। दर्शक जानते ही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी को 50 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक के समर्थक चाहिए होते हैं। सो प्रधानमंत्री मोदी खुद मुर्मू के प्रस्तावक बने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्ताव के समर्थक। इनके अलावा प्रस्तावकों और समर्थकों में भाजपा, एनडीए के मुख्यमंत्री, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात के सांसद और विधायक शामिल थे। एनडीए, बीजेडी और वाईएसआरसीपी के साथ आने के बाद अब मुर्मू का चुनाव लगभग तय माना जा रहा है और मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए प्रचार या बातचीत अब भी चल रही है, तो वोटों की संख्या बढ़ सकती है। दर्शक जानते ही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। आज खबर आई कि केंद्र ने सिन्हा को जेड सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। अब सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान हर वक्त सिन्हा के साथ रहेंगे। खबर है कि वो 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद प्रचार के लिए निकलेंगे। अगली सुर्खी का संबंध है गुजरात के 2002 के दंगों से। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दी गई क्लीन चिट को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग लगा दी गई थी, जिसमें जलकर 59 लोगों की मौत हो गई थी। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई बर्बरताओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन हुआ था। ट्रेन जलने के बाद दंगा हुआ था। जिन मामलों की जांच एसआईटी ने की थी उनमें से एक गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार भी था। 28 फरवरी 2002 को दंगाइयों की एक भीड़ ने अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला था। इनमें से एक थे अहमदाबाद के पूर्व सांसद एहसान जाफरी। जाकिया जाफरी इन्हीं की पत्नी हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एहसान जाफरी ने दंगाइयों की भीड़ पर गोली चलाई। इसके बाद सोसाइटी के खिलाफ हिंसा हुई। एसआईटी ने इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी भूमिका होने से इनकार किया था। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वीकार किया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही पाया था। 2018 में जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जाकिया ने अपनी याचिका में कहा था कि एसआईटी ने सही तरीके से जांच नहीं की। दिसंबर 2021 में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आया है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जाकिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं मिला, इसलिए यह याचिका रद्द किए जाने लायक है। तीसरी सुर्खी बनी है नियुक्तियों से। 30 जून को इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया अरविंद कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी जगह लेंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका। डेका फिलहाल आईबी में ही है, ऑपरेशन स्विंग में पदस्थ हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू के मुखिया के रूप में सामंत गोयल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग को भी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गए हैं। इस पद पर नियुक्ति हुई आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की। अय्यर 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। आयोग के मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। चौथी सुर्खी का संबंध है वरुण गांधी से। आज उन्होंने एक बार फिर से अग्निपथ पर केंद्र की लाइन से हटकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीरों को सरकार पेंशन नहीं दे सकती तो वो अपनी पेंशन त्यागने को तैयार हैं। उन्होंने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिल जाए। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर।
वीकेंड में अक्सर आप लोग अपने दोस्तों से पूछते होंगे कि भाई कोई बढ़िया वेब सीरीज बताओ, टाइम कटे। वीकेंड में निपटा दिया जाएगा। मुंबई के सिनेमा को ओटीटी की वेब सीरीज ने टेक ओवर किया तो महाराष्ट्र की राजनीति भी वेब सीरीज मोड में चली गई। हर रोज एक नया एपिसोड आता है, हर रोज एक नया सस्पेंस डेवलप होता है। 21 जून से शुरू हुआ सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी के चारों पाए प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के खेमे में नए विधायक जुड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि जिन विधायकों को गुवाहाटी भेजा गया था शिवसेना के बागियों को मनाने के लिए, वो भी बागियों के सरपरस्त होकर वहीं टिक गए। स्थिति यह है कि 23 जून को जो विधायक उद्धव के घर मीटिंग में पहुंचे थे, उनमें से भी एक दिलीप लांडे ने अगले दिन गुवाहाटी पहुंचकर बगावत का चोला ओढ़ लिया। दिलीप लांडे मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुवाहाटी पहुंचे तो बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। कल तक ये उद्धव की मीटिंग में मातोश्री की कस्में खा रहे थे, आज पलट गए। एक्शन उधर चला तो मुंबई में शिवसेना मॉडल का रिएक्शन भी दिख गया। कुर्ला के विधायक मंगेश कुडारकर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिवसैनिक उनके दफ्तर पहुंच गए। बड़े दिनों बाद शिवसैनिक वही सब करते नजर आए जिनके लिए वो कुख्यात विख्यात इत्यादि हैं। उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। कुडालकर के बीते कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे को नेता बताते हुए पोस्टर लगाए जा रहे थे। आज उन्हीं पोस्टर्स पर मुंबई के शिवसैनिकों ने कालिक पोत दी। कई जगहों पर पोस्टर फाड़ भी डाले गए। इस तरह से विरोध दर्ज कराया गया। तेवर उधर भी हैं, तेवर इधर भी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जुबानी जंग से बात अब लड़ाई आर पार की बन गई है? 24 जून की दोपहर सीएम उद्धव ठाकरे मातोश्री से लाइव हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिर से एक भावुक अपील कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप पेड़ के फूल, फल और टहनी ले जा सकते हैं, लेकिन जड़ें नहीं तोड़ सकते। पार्टी के जिला प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि खुद का बेटा सांसद है और मेरे बेटे को लेकर बोला जाता है, लेकिन क्या मेरे बेटे के लिए मैं कुछ नहीं करूं? श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। इसी का जिक्र उद्धव कर रहे थे। आगे उद्धव ने कहा कि मैंने सभी विभाग दूसरों को दिए थे और यहां तक कि नगर विकास विभाग शिंदे को दिया था, लुक्रेटिव। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे कहा कि मेरे ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार हार हुई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि शिवाजी महाराज की भी हार तो हुई थी, लेकिन जनता हमेशा उनके साथ ही बनी रही। उद्धव ने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे गर्दन और सर में दर्द हुआ, कंधे से पांव तक सही से काम नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों को लगा ये ठीक नहीं होता है। कुछ लोग अभिषेक कर रहे थे, कुछ लोग देवता को पानी में डुबो रहे थे। मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। कुल मिलाकर ये पार्टी को एकजुट करने की कोशिश सरीखा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एनडीए सरकार में चल रहे संकट के बीच शिवसेना ने आज दोपहर जिला अध्यक्षों और मुख्य जिला समन्वयकों समेत पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। इसे विश्वास बहाली की कवायद के रूप में देखा गया। 25 जून की दोपहर को शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं तो बाहर बयान भी आ रहे हैं। सुनिए संजय राउत को। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने। उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। 23 जून तक बागी विधायकों को वापस लौटने का वक्त दिया जा रहा था। आज भाव ये रहा कि आकर दिखाइए। मुंबई में खुली चुनौती दी गई है। आलम यह है कि विधानसभा के फ्लोर पर लड़ने की बात की जा रही है। एक बयान में संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि उनकी शिंदे से रोज बात हो रही, लगातार कांटेक्ट में है। साथ ही ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे के सारे फैसले अब भाजपा ले रही है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन से अलग हुए शिवसेना और भाजपा का पूरा घटनाक्रम कोई भूल नहीं सकता। भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, जिसके चलते भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा, महायुति टूटी और एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन दे दिया। कौन भूल सकता है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत का हर दिन का वो डेली पंच, जब टीवी के सामने आकर वो कहते थे कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार अब संकट में है।
और ऐसी संकट की घड़ी में जब शरद पवार एक बार फिर गठबंधन और सरकार के संकट मोचक बनकर सामने आए तो संजय राउत का भी वही अंदाज फिर से लौटने लगा। अब तक थोड़ा निराश लग रहे थे। शुक्रवार को मुंबई में शरद पवार के साथ संजय राउत और वहां के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल और अनिल देसाई के बीच बैठक हुई, जिसके बाद जब संजय राउत बाहर निकले तो पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे। चिर परिचित अंदाज में संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। अब तक डिफेंसिव थे संजय राउत और अब एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को सीधे चेतावनी दे रहे हैं। अब लड़ाई चाहे विधानसभा के पटल पर हो या सड़कों पर, वो तैयार हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और अब लड़ना है बागियों को तो उनको मुंबई आना होगा, ऐसा संदेश भी दिया। उधर एकनाथ शिंदे की तरफ से विधायकों की संख्या का दावा आज और ऊपर चला गया। उनकी तरफ से अलग अलग चैनल्स को फोन पर दिए गए इंटरव्यू में कहा गया कि अब उनके साथ शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक हैं। निर्दलियों को मिलाकर उनके साथ करीब 50 विधायक हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो मुंबई आने से नहीं डरते हैं। एक वक्त तो ये भी खबर चल गई कि शिंदे बागी विधायकों के साथ में मुंबई आ रहे हैं, मगर बाद में मालूम चला कि होटल से करीब 2 घंटे गायब रहने के बाद वो वापस लौट गए। वो कामाख्या मंदिर में दर्शन करने गए थे। कल हुई बागी विधायकों के साथ बैठक में शिंदे ने एक बड़ी बात भी कही। विधायकों की तरफ से कहा गया कि हमारे गुट के नेता एकनाथ शिंदे ही हैं, हमारी तरफ से सारे फैसले यही लेंगे। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारा सुख दुख एक ही है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक महाशक्ति है जिसने पाकिस्तान को, क्या हुआ था आप जानते हैं। इस महाशक्ति की तरफ से मुझे बताया गया है कि जो निर्णय आपने लिया है वो ऐतिहासिक है। हम पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हैं, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसका सबूत आप आने वाले समय में देख लेंगे जब आपको काम पड़ेगा। वो राष्ट्रीय पार्टी, वो महाशक्ति कौन है, कयास लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। जानकारों ने कहा कि शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा की ओर इशारा कर दिया, जबकि बीजेपी अब तक के दाग दहलवी के शेर के मोड़ में चल रही है। शेर क्या है? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जिस असम के होटल में बागी विधायक रुके हुए हैं, वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमको तो कोई जानकारी ही नहीं कि क्या चल रहा है। जबकि होटल के बाहर न सिर्फ असम पुलिस के दर्जनों जवान पहरा दे रहे हैं, बल्कि केंद्रीय बल भी तैनात हैं। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी फोर्स बिना राज्य सरकार की अनुमति के लग सकती है। खैर, बीजेपी धीमी आंच पर भोजन के पकने का इंतजार कर रही है। लगातार तीसरे दिन भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पे मीटिंग हुई। जाहिर है बीजेपी की तरफ से भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी विधायक बाहर आकर मीडिया से बात नहीं कर रहा है। फिलहाल कांग्रेस खेल में नजर नहीं आ रही, मगर शरद पवार के एनसीपी का खेल दिलचस्प है। पहले महत्वपूर्ण किरदार अजित पवार की प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। सर, उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे। लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। अजित पवार ने कल कहा कि वो उद्धव सरकार के साथ हैं, सरकार बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आज उन्होंने ये कहा कि अगर शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक हैं तो वो असली शिवसेना है, तभी गठबंधन के पास बहुमत है। माने वो शिंदे के नाम पर भी खेल गए। और इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एनसीपी बीजेपी पर सीधा हमला बिल्कुल नहीं कर रही है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल से बीजेपी की साजिश होने पर सवाल किया गया। उनका जवाब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सवाल के पहले जितनी बार जयंत पाटिल से सवाल किए गए थे उन्होंने साफ साफ जवाब दिए गए थे। बीजेपी की साजिश पर सवाल पूछा गया, सुनिए उन्होंने बात को कैसे घुमाया। ये हमारे जो उपसभापति उपाध्यक्ष है सो नरहरि झिरवल साहब, आज सुबह ही मैंने उनसे बातचीत की। जो नासिक के रास्ते पे थे वो वापस आए, मुझे लगता है अभी कार्यालय में रहेंगे शायद। और ये जो भी ऑब्जेक्शंस है, जो भी उनको लिखित स्वरूप से दिया गया है, उसके ऊपर वो निर्णय लेंगे। सवाल किया गया था आम, जवाब दिया गया इमली। सीधे से सवाल के जवाब को गोल गोल घुमाया गया और बीजेपी पर कुछ भी नहीं बोले।
संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि केंद्र के एक मंत्री पवार साहब को धमका रहे हैं। एनसीपी से जुड़े कुछ तथ्य तो सबके सामने हैं। उनके कोटे से मंत्री बने 2 नेता जेल में हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ईडी के छापे भी पड़ते रहते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि इस गठबंधन सरकार में एनसीपी, खासकर शरद पवार की भूमिका सबसे अहम है। कैसे, ये थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर आप समझ पाएंगे। 2019 में जब शरद पवार महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में लगे थे तो अचानक एक सिंचाई घोटाला चर्चा में आता है, जिसमें शरद पवार के भतीजे की मुश्किल बढ़ती दिख रही थी। प्रदेश में उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। अजित दादा को, चाचा को बिना बताए रातों रात अपने चाचा के विधायक लेकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से युति कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शपथ भी ले लेते हैं। अच्छे खासे सियासी ड्रामे के बाद जब सब नाटक हो गया तो चाचा अपने भतीजे की घर वापसी भी करवाते हैं। शरद पवार ही एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का नामुमकिन गठजोड़ करवा लेते हैं। उद्धव ठाकरे को सीएम बनने के लिए राजी करते हैं। ठाकरे परिवार को अब किंग मेकर से किंग बना दिया गया था, जबकि वो इस बदलाव के जोखिम को अच्छी तरह से समझते थे। ठाकरे परिवार को कार्यकर्ता भगवान की तरह पूछता था, क्योंकि उन्होंने सत्ता कार्यकर्ता के लिए छोड़ दी थी। क्या ऐसा कहा था? रिमोट तो उन्हीं के पास था। ठाकरे हमेशा अपने पास रिमोट ही रखते थे, इसलिए जो भी सत्ता चाहता वो उनका आज्ञाकारी बना रहता। सरकार की कमियां, गलतियां और असंतोष से भी ठाकरे परिवार हमेशा बचा रहा। महाराष्ट्र में मातोश्री उम्मीदों का केंद्र था, लेकिन जिस हालत में उद्धव किंग बने, उनके हाथ का रिमोट शरद पवार के हाथ में आ गया। और फिर कार्यकर्ताओं के मन में परिवार की छवि कैसे बदली, इसकी गवाही एकनाथ शिंदे के ट्वीट्स और बागी विधायकों की चिट्ठी में दर्ज है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहे। केंद्र के साथ शिवसेना लगातार तकरार की मुद्रा में रही। उद्धव की सरकार तमाम कोर इश्यूज पर या तो चुप रही या फिर कांग्रेस की तरह बोलने लगी। केंद्र के साथ राज्य के रिश्तों को ठीक करने का काम भी शरद पवार ही संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गुप्त बैठक पर भी यही बात बताई गई। राज्य में भी जब कोई नाराज फूफा बनता था, कोई नाराज होता था या गतिरोध आता था, तो फिर शरद पवार ही उसे ठीक करते थे। मतलब कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र की राजनीति अगर भूकंप है तो एपिसेंटर शरद पवार हैं। अब शरद पवार का अगला दांव क्या होगा, ये तो उनकी परछाई को भी नहीं पता। हाँ, शिवसेना के साथ संकट दोहरा है। सरकार ही नहीं, यहाँ तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भी शिंदे ग्रुप की दावेदारी है। वो खुद असली शिवसेना बता रहे हैं खुद को, जबकि इधर से बार बार यही कहा जा रहा है कि मुंबई आकर बात कर पाएं तो कीजिए। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया। शिवसेना के सिपाही नहीं, अगर मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, पक्ष प्रमुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सिपाही होने के नाते उन लोगों से अगर मिलते हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन उनका तो कहना है कि आप कांग्रेस एनसीपी के लोगों से ज्यादा मिलते हैं और यहाँ पे इनसे ही नहीं मिलते हैं। इनको मिलने के लिए उनका क्या कहना है उसका जवाब नहीं दूंगी। मेरे पक्ष प्रमुख ने क्या बात कही है वो मैं आपको तो ये बताइएगा कि आगे की क्या राह दिखाई। जो भी लड़ाई हमें लड़नी है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, और लीगैलिटी क्लियरली सजेस्ट कि लीगल अथॉरिटी इन लोगों के पास नहीं है। ये वहाँ के एमएलएज को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए हैं और सब तो साथ हंसी खुशी में दिख रहे हैं। आप देखिए, ऐसा है कि बंदी बनकर रहेंगे तो एक साथ हंसी खुशी रहनी ही पड़ेगी। जो भी होगा, मैं फिर से कहूंगी, 2/3 करने की बात पहले छगन भुजबल जी ने भी कर चुके हैं, हमारे साथ राज ठाकरे जी भी कर चुके हैं, नारायण राणे जी भी कर चुके हैं। ये भी सामने देखा है, देख लेंगे दूध को। तो उनके पास ताकत नहीं है और आप वो समय बताएगा जब। आपके पास कितने? हमारे पास जितने भी हों, हम बहुत एटलीस्ट इसमें फुल है कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 2/3 उनको नहीं मिलने देंगे? है ही नहीं उनके पास। मुंबई में मौजूद शिवसेना का पक्ष हमने आपको दिखा दिया, गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना का भी आपको दिखा दिया। एनसीपी के गेम की भी बात कर ली, बीजेपी के खेल की भी बात कर ली। अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि आगे क्या क्या हो सकता है। अलग अलग सिनेरियोज हैं, इसमें से किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती। कुछ आकलन है, कुछ कैलकुलेशंस लोगों ने किए हैं। 37 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे आराम से दल बदल कानून के प्रभाव से बाहर जा सकते हैं। वो चाहे तो अपना धड़ा अलग बना सकते हैं या फिर धड़े को भाजपा में भी शामिल कर सकते हैं, अगर वो महाशक्ति भाजपा है तो। भाजपा के पास 106 विधायक पहले से हैं। अगर जेल में बंद 2 विधायकों को सदन में वोट देने का मौका दे भी दिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा होगा 144। इस आंकड़े को शिंदे प्लस बीजेपी आराम से छू सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहलकदमी करनी होगी एकनाथ शिंदे को। दूसरा रास्ता है इस्तीफा देना। अगर एकनाथ शिंदे अपने सारे समर्थकों के साथ इस्तीफा दे देते हैं तो सदन में बचेंगे 240 से 245 सदस्य। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 123 से 125 के बीच में रहेगा। कांग्रेस और एनसीपी के पास मिलाकर 97 विधायक हैं और भाजपा के पास 106।
ऐसे में सारी बात निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर चली जाएगी। शिंदे के पास कुछ निर्दलीय पहले से हैं, लेकिन चूंकि बहुमत परीक्षण सदन के अंदर होगा, मुंबई में होगा, कि रास्ता एक करीबी मुकाबले की तरफ जाता है जिस पर शायद दोनों साइड्स चलना नहीं चाहेंगी। एक रास्ता है निलंबन का। मुंबई वाली शिवसेना लगातार गुवाहाटी वाले शिव सैनिकों को निलंबित करवाने की कोशिश कर रही है। इस बाबत चिट्ठी लिखी है। डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं और एनसीपी उद्धव का साथ देने की बात कर रही है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के फैसले इतने अंतिम भी नहीं होते हैं ऐसे सिचुएशंस में कि न्यायिक समीक्षा न होने पाए। इसीलिए ये एक संकेत मात्र से ज्यादा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत गवर्नर विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि कैबिनेट के पास बहुमत अब नहीं रहा। जब कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ढेर सारी बातें हैं, स्पीकर की भूमिका, अदालतों के आदेश आदि इत्यादि। देखना होगा कि महाराष्ट्र में बात किस तरफ जाती है। यह था आज का दी लल्लन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।